हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी जोर से चिल्लाते हुए वेइंग से गेट आउट बोल देता है। वेइंग उसकी तरफ एक अनइम्प्रेस्ड सा लुक देता है और फिर वहाँ से तुरंत चला जाता है। लेकिन उस इरोटिक बुक में जो पिक्चर्स थी उन्हें देखने के बाद वांगजी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उन पिक्चर्स में बने हुए इमेजेस में वो वेइंग को इमेजिन करने लगता है। वो अपनी ही आर्म पर बहुत ज़ोर से बाइट करने लगता है जिससे वो आवाज़ ना कर सके। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे सिर्फ वेइंग ही दिख रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जो वांगजी ने खुद पर से अपना कंट्रोल खो दिया था और ये सब कुछ वेइंग की वजह से था। उस रात वो खुद से कहता है ऐसा मैं फिर कभी नहीं होने दूंगा। पर अब हर रात वेइंग उस रेड थ्रेड को पुल किया करता और वांगजी वेइंग को सोच कर ही सोया करता था। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा शेम फील होता, पर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने उन इरोटिक टेक्स्ट को भी फेंका नहीं था, बल्कि जिंगशी में एक फ्लोर बोर्ड के नीचे छुपा दिया था। वो खुद से कहता है ऐसा उसके साथ ज़रूर रेड थ्रेड की वजह से हो रहा है। शायद ये रेड थ्रेड का वही साइड इफ़ेक्ट है जिसके बारे में एल्डर्स ने कहा था। एक रात वो सोचने लगता है क्या वेइंग भी यही इशू एक्सपीरियंस कर रहा होगा? क्या हर रात वो भी मेरे बारे में सोचकर ही सोता होगा? वांगजी अपने रूम में लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख रहा था और अपने दिमाग से वेइंग के थॉट्स को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो मेडिटेशन में लग जाता है और सोचता है अगर एल्डर्स को पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब सोचने के बाद भी एट लास्ट उसे वेइंग का ही फेस नज़र आता रहता है। सोलमेट डिस्कवरी के 2 हफ्ते बाद लैंटर्न्स फेस्टिवल होता है जिसमें सारे सेक्ट के यंग डिसिपल्स थे, जिनमें जियांगछा, जिन जुशन और नी हुएसांग भी शामिल थे। वांगजी उनमें से किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि उसकी थॉट्स में तो सिर्फ वेइंग ही था। वेइंग उसके लिए एक लैंटर्न बनाकर लाता है जिस पर रैबिट फेस बने हुए थे। ये देखकर वांगजी एक बार फिर कमज़ोर पड़ जाता है। वो दोनों साथ में लैंटर्न्स रिलीज करते हैं। उस रात वेइंग जिन जुशन को पंच कर देता है। अगले दिन अब उसे लोटस को वापस जाना था। वो अपने डिपार्चर के लिए सारी तैयारियां शुरू कर देता है। वो वांगजी को ढूंढने के लिए निकलता है जिससे वो उसे गुड बाय कह सके। वेइंग उसे टीज करने लगता है और उससे कहता है सेकंड मास्टर लैन, माय स्वीट लंजा, क्या तुम मुझे मिस करोगे? वांगजी का फेस पूरा रेड हो गया था, पर वो झूठ नहीं कह सकता था। वो उससे कहता है हाँ और तुरंत वहाँ से मुड़कर चला जाता है। वेइंग के फेस पर एक शॉकिंग एक्सप्रेशन रह गया था। बाकी के समर वेकेशंस बहुत ही स्लोली बीतते हैं क्योंकि अब वेइंग यहाँ नहीं था तो वांगजी को अब लेक्चर्स की ज़्यादा कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना पुराना रूटीन फॉलो कर दिया था जिसमें वो अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा था, रीडिंग और कल्टिवेटिंग पर ध्यान देता था और अपने अंकल के लेक्चर्स को ड्यूटीफुली अटेंड करता था। टाइम टू टाइम बैक माउंटेन जाया करता था उन रैपिड से मिलने के लिए जो वेइंग उसके लिए लेकर आया था, और हर रात वो वेइंग की याद में ही सोया करता था। हर रात वेइंग भी थ्रेड को पुल किया करता था। पहले हफ्ते तो वांगजी ने उसे इग्नोर किया था, पर उसके बाद वांगजी ने भी पुल बैक करना शुरू कर दिया था। और अब वो टाइम आया था जब वांगजी ने कभी नहीं सोचा था। उसके सामने क्राउरेसिस जल रहा था। उसका पैर घायल कर दिया गया था और इसी हालत में उसे चिशान जाना पड़ा था। पर जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद वो वेइंग को देखता है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था उसे वेइंग को बिना देखे, और उसे देखने के बाद जैसे उसे एक सुकून सा मिला था। वैन्स उन सबको नाइटलेस सिटी के फॉरेस्ट में लेकर जा रहे थे जहाँ उन्हें क्रीक माउंटेन पर जाना था। जब वो सब लोग रेस्ट के लिए एक जगह ठहरते हैं, वांगजी देखता है कि वेइंग एक जिन गर्ल से फ्लर्ट कर रहा था जिसका नाम म्याम्या था। पहली बार उस दिन वांगजी ने जेलसी को भी फील किया था। उसे पता था कि जेलस होना लैंड रूल्स के खिलाफ है, पर वो उस दिन कुछ नहीं कर पा रहा था। वेइंग ने म्याम्या का कोई सैशे उससे छीन लिया था और उसके आसपास इसी तरह उसे टीज करते हुए घूम रहा था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका सोलमेट किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। 1 साल से उसने वेइंग को नहीं देखा था और हर रात उसे मिस किया था, और 1 साल बाद जब वो उसे देख रहा है तो वेइंग किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी वेइंग अचानक वांगजी के पास आता है और उससे कहता है हाय लंजा। वेइंग उसके पास ही आकर बैठ जाता है। वांगजी एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है
क्योंकि वो वियिंग की आंखों में नहीं देख पा रहा था। सडनली वियिंग उससे कहता है, लंजा मुझे तुम्हें खुद को कैरी करने दो। वियिंग उसके सामने नील करते हुए बैठ गया था। इस बार उसके फेस पर कोई टीजिंग नहीं थी। वियिंग सच में सीरियस था। वांग जी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वियिंग फिर उससे कहता है, लंजा तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मुझे तुम्हें कैरी करने दो। वांग जी उसे आंसर करते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। वियिंग फिर प्रोटेस्ट करता है, लंजा हमेशा तुम ये क्यों कहते हो कि तुम ठीक हो? अगर मैं तुम्हें कैरी कर लूँगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? वैसे भी हम सोलमेट्स हैं ना। ऐसा कहकर वियिंग उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। इससे पहले कि वियिंग उसे कैरी कर पाता, वांग जी उसका हाथ हटा देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वियिंग उससे कहता है, तुम बहुत ज़िद्दी हो लंजा। वांग जी इस वक्त वियिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था और ना ही इस वक्त अपनी फीलिंग्स को किसी के भी द्वारा नोटिस होने दे सकता था। अगर वैन चाओ को उन दोनों के सोलमेट थ्रेड के बारे में पता चल जाता तो वो पक्का उन दोनों पर कोई मर्जी नहीं करता। इस वक्त वैसे ही वो उन पर नज़र रखे हुए था। जब वो सब माउंटेन पहुंचते हैं तो वैन चाओ वियिंग को एक क्लिफ से नीचे गिरा देता है। वांग जी को वैन चाओ से बहुत नफरत हो रही थी, पर वो इस वक्त वायलेंट नहीं कर सकता था। उसके बाद उन सब का सामना वहाँ श्वन्यू मॉन्स्टर से होता है। वियिंग के शार्प माइंड से सब लोगों को बारी बारी से बचा लिया जाता है, पर वांग जी वहीं वियिंग की मदद के लिए रुक जाता है क्योंकि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और अंत में वो दोनों अकेले ही केव में फंस जाते हैं। आखिरकार वियिंग और उसके भाग्य साथ में जुड़े जो थे। वियिंग वांग जी के लेग्स को ट्रीट करने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ में वो हर्ब्स निकालता है जो म्याम्या के सैशे से उसे मिली थी और वांग जी से कहता है, किसने सोचा था कि म्याम्या के सिली परफ्यूम पाउच में इतनी काम की चीज़ भी होगी? मैं तो बस उससे मजाक ही कर रहा था। वांग जी उससे कहता है, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो तुम इस तरह किसी के साथ फ्लर्ट क्यों करते हो? वियिंग कहता है, फ्लर्ट करने में क्या बड़ी बात है लंजा? मैं तो बस मज़े के लिए फ्लर्ट कर रहा था। कहीं तुम्हें इस बात से जलन तो नहीं हो रही है? वांग जी उससे कहता है, फिर तुम्हें अपना रेड थ्रेड लेडी लियो को ही देना चाहिए। वियिंग फिर टीज करते हुए कहता है, तो अब मैं समझा लंजा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इन सब बातों की इतनी परवाह करोगे। तुम कितने स्वीट हो। वांग जी उससे कहता है, शट अप। वियिंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें टीज करूँगा। क्या तुम्हारे पास कोई टाई है जिससे मैं तुम्हारे पैर पर बांध सकूं? वांग जी इससे पहले उसका कोई जवाब देता, वियिंग उसके फोरहेड रिबन को खोल देता है। वांग जी उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है तो वियिंग कहता है, तुमने अभी खुद कहा ना कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, तो सोलमेट तो इसे टच कर ही सकते हैं ना। ऐसा कहकर वियिंग उस रिबन को निकाल लेता है और उसके बाउंडेड लेग पर बांध देता है। कुछ समय बाद वांग जी देखता है कि वियिंग उठकर अपने रोब्स निकालने लगा था। वांग जी उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वियिंग कहता है, अपने कपड़े उतार रहा हूँ और क्या, पानी में जाने की वजह से ये बहुत गीले हो गए हैं। वांग जी अपना फेस उससे हटा लेता है तो वियिंग कहता है, तुम्हारे रोब्स भी तो कितने गीले हो गए हैं लंजा, तुम्हें भी यही करना चाहिए। अगर तुम गीले रोब्स को ज़्यादा लंबे समय तक पहने रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता, पर वो वियिंग की तरफ देखता रह जाता है क्योंकि वियिंग ने अपने रोब्स निकाल दिए थे। उसकी बेयर बैक और फ्रंट वांग जी को क्लियरली दिख रहा था। वांग जी उसकी फुल बॉडी से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड था। तभी वियिंग एक बैंडेज उठाता है और वांग जी के लेग्स के अराउंड उसे रैप करने लगता है। तभी वियिंग हेजिटेट करते हुए उससे पूछता है, लंजा तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि हमें किसिंग प्रैक्टिस करना चाहिए? वांग जी इमीडिएटली पैनिक होते हुए उससे पूछता है, क्या? वियिंग ब्राइटली उससे कहता है, हाँ, मेरा मतलब है कि अब हम यहाँ केव में अकेले हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं ना। ऐसा कहकर वियिंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी का माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। वो अपने चेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और तुरंत अपना फेस उससे हटा लेता है और वो काफ़ी सारा ब्लड वॉमिट कर देता है। वियिंग तुरंत उसके पॉइंट्स को जेंटली प्रेस करने लगता है और उससे कहता है, अब तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि स्टेल ब्लड तुम्हारी बॉडी से निकल चुका है। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा सा एनॉयड और साथ में डिसअपॉइंटेड भी फील हो रहा था। वियिंग कहता है, सॉरी लंजा, मुझे वो किसिंग वाली बात कहनी पड़ी, पर यह आइडिया वर्क कर गया ना।
वांग जी साइलेंट ही रहता है, पर कुछ टाइम बाद वो उससे थैंक्स कह देता है। वियिंग उससे कहता है, प्लीज़ लंजा ये सारे वर्ड्स मत कहो, मुझे ये वर्ड्स बहुत वियर्ड लगते हैं। ऐसा कहकर वियिंग ट्विस्ट करने लगता है क्योंकि उसके आर्म के बैक पर एक एरो का वाउंड था। वांग जी जब वियिंग को इतना अनकंफर्टेबल होता हुआ देखता है तो उससे कहता है, मुझे करने दो। वियिंग पहले तो शॉक्ड रह जाता है, पर वो उसे हाँ कर देता है। वांग जी धीरे धीरे करके हीलिंग हर्ब्स उसके उस वाउंड पर लगाने लगता है। ऐसा करते वक्त वियिंग को थोड़ा सा पेन फील होता है, तो वांग जी उससे कहता है, आई एम सॉरी। वियिंग कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो लंजा, तुम्हारी वजह से थोड़ी ना ये चोट लगी है। वांग जी कहता है, ये एक गुसुलान का डिसिपल था जिसने तुम्हें हर्ट किया। वियिंग अचानक वांग जी की तरफ मुड़कर देखता है और उन दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। वियिंग की बॉडी अभी भी एकदम एक्सपोज्ड थी। वांग जी अपनी पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी वो वियिंग के माउथ को स्टेयर करना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे वो सारी बातें याद आती हैं जब वियिंग ने उससे कहा था कि हमें किसिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। वांग जी की अटेंशन अब वियिंग के चेस्ट पर बने हुए उस सन ब्रांड पर जाती है। वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और धीरे धीरे अपना हाथ उसके चेस्ट की तरफ ले जाता है, पर सडनली जैसे उसे कुछ याद आता है और वो अपना हाथ हटा लेता है। पर वियिंग उससे कहता है, तुम मुझे टच कर सकते हो लंजा, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, रिडिकुलस। इस बात पर वियिंग हंसने लगता है। अब वियिंग उससे कहता है, पर लंजा मैं तुम्हारे रूप्स के बारे में सच कह रहा था, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें सच में अपने रूप्स निकाल देने चाहिए वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। हम दोनों मैन हैं तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है। वांग जी के ईयर्स लेकिन बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे और वो इस बात पर सिर्फ कहता है। वियिंग अब अपना हाथ वांग जी के शोल्डर्स पर रखते हुए कहता है, और तुम ये भी मत भूलो कि मैं तुम्हारा रेड थ्रेड हूँ। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वियिंग धीरे धीरे उसके आउटर रोब्स को निकाल देता है। वांग जी अब केवल अपने इनर रोब्स और ट्राउजर्स में था। वियिंग उससे पूछता है, अब तुम्हें पहले से बेटर फील हो रहा होगा ना। वांग जी उससे थैंक्स कहता है तो वियिंग कहता है, प्लीज़ मुझे थैंक्स कहना बंद करो, हमेशा इतनी सीरियस मत रहा करो। अब वांग जी उससे कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों रेस्ट करते हैं। अगले पल जब वांग जी की आंखें खुलती हैं तो वियिंग उसके शोल्डर्स पर अपना सिर रखे हुए लेटा हुआ था। काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें कोई ऑप्शन समझ नहीं आता और वो मॉन्स्टर से लड़ने का सोचते हैं। घंटों की फाइटिंग के बाद अंत में वो मॉन्स्टर मर चुका था, पर फाइटिंग के बाद वियिंग को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। वियिंग की आंखें बंद होने लगती हैं तो वांग जी उससे कहता है, वियिंग प्लीज़ जागे रहो। वांग जी इस पूरे टाइम उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। वियिंग फिर अपनी आंखें बंद करने लगता है तो वांग जी कहता है, वियिंग प्लीज़ जागे रहो। वियिंग कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ तो करना होगा ना लंचा जिससे मुझे बोरियत फील ना हो। प्लीज़ मेरे लिए कुछ गाना गाओ, मैं तुम्हारी प्रिटी वॉइस सुनना चाहता हूँ। आखिरकार वांग जी उसके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करता है। उस सॉन्ग को सुनकर वियिंग को बहुत अच्छा फील होता है और वो वांग जी से कहता है, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है लंचा, इसका क्या नाम है। ऐसा कहते कहते वियिंग धीरे धीरे सोने लगता है। वांग जी ने अभी तक इस सॉन्ग का नाम नहीं सोचा था, पर अब शायद उसे समझ आ गया था कि उसे इस सॉन्ग का क्या नाम रखना है। वियिंग की आंखें अब बंद हो गई थीं। वांग जी को लास्ट चांस मिल जाता है वियिंग से कुछ कहने का और वो उस वक्त उससे कुछ कह देता है। जब उसे विश्वास हो जाता है कि वियिंग अब पूरी तरीके से सो चुका है, वो तुरंत उसे अपनी लैप में लिटा लेता है। वो काफ़ी टाइम तक इसी तरह उसे घूरता रहता है। कुछ टाइम बाद वियिंग नींद में कहता है, लंजा क्या मैं सपने देख रहा हूँ। वांग जी उससे कहता है, वियिंग सो जाओ, और उसे और कंफर्टेबली अपने थाइस पर लिटा देता है। वियिंग फिर नींद में कहता है, लंजा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूंगा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अगर तुम बीमार पड़ भी जाओ तब भी कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वियिंग फिर उससे कहता है, एक दिन जब हम दोनों शादी कर लेंगे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है लनर गगा। ये सुनकर वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। वियिंग अब ज़िद्दी वॉइस में उससे कहता है, तुम्हें मुझे अपना ख्याल रखने देना होगा, समझ गए ना, मुझसे प्रॉमिस करते हो ना।
वांग जी उसे हाँ कह देता है। वुयिंग कहता है, पूरी बात कहो लंजा, मैं सुनना चाहता हूँ। वांग जी हेल्पलेसली पर सॉफ्टली उससे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वुयिंग को अपना ख्याल रखने दूंगा। वुयिंग फिर उसे कहता है, गुड बॉय। वांग जी एक बार फिर उसके बालों में धीरे धीरे अपने हाथ फहराने लगता है। वुयिंग कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है लंजा। वांग जी कहता है, वुयिंग अब रेस्ट करो। इसी तरह वुयिंग फिर उसकी गोद में सो जाता है और वांग जी उसे ऐसे ही देखता रहता है। ओके गाइज, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।